Assalamu alaikum, dear students. Now we are back live again with a new topic, digital modulation. This is our course content or the lecture content, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। अच्छा, हम इससे पहले पल्स मॉड्यूलेशन रिव्यू कर चुके हैं कि व्हाट आई मेंट बाय सेइंग पल्स मॉड्यूलेशन। अब उस पल्स मॉड्यूलेशन से थोड़ा आगे चलेंगे क्योंकि हमने क्वांटाइजेशन पे और पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, इन पे अपना लास्ट लेक्चर एंड किया था। नाउ अब इसी चीज को आगे लेते हुए हम थोड़ी डिजिटाइजेशन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बिट रेट है, बॉड रेट है, बैंडविड्थ है, चैनल कैपेसिटी है, इसकी हम थोड़ी आपको क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर जो डिजिटल मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स हैं, ए एस के स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, एफ एस के स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, पी एस के स्टैंड फॉर फेज शिफ्ट कीइंग, क्यू ए एम स्टैंड फॉर क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड फेज मॉड्यूलेशन। तो ये हमारे पास फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। पहली बात है बिट रेट। अब बिट रेट से मुराद क्या है? बिट तो आप कहते हैं ना एक बाइनरी डिजिट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन ऑन करूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 0 1 1 0, ये सारे बाइनरी हैं हमारे पास। ये बाइनरी फॉर्म के हमारे पास जो है वो डेटा है। इसमें जो सिंगल एक, अगर फॉर इंस्टेंस में बात करूं इसकी, ये सिंगल है, दिस सिंगल 1 या दिस सिंगल 0, ये कहलाती है बिट। दिस इज 1 बिट। सही है। जैसे हमें पता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये 4 बिट्स बन गई तो ये वन एक निबल कहलाएगा। 4 बिट का एक निबल होता है। और 8 बिट्स का, यानी हमारे पास अगर इसी तरह से 1 0 1 1 तो 5 है, तो अगर 3 और बिट्स होती तो वो 8 बिट्स का, अगर 8 बिट्स मिल जाती हैं हमारे पास, तो वो कहलाता है क्या? 1 बाइट। तो ये हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो बिट की है। अब बिट रेट किसे कहते हैं? अब मेरे पास फॉर इंस्टेंस, मेरे पास, मैं डिफरेंट कलर से बनाऊं, मेरे पास फॉर इंस्टेंस ये एक सीरियल डाटा है। 1 0 1 1 0 1 1 0, एक एक 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 बाइट है। उसके बाद फिर एक और मेरे पास डाटा आ गया, इसको मैं एक और मैं इसको एक दूसरे कलर से बनाऊं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बनाता हूँ रेड कलर से, तो मेरे पास एक और बिट सीरियल कम्युनिकेशन में आ गई। मेरे पास एक और सीरियल कम्युनिकेशन आ गई। सही है। 1 0 1 0 1 0 1 1। तो अब फॉर एग्जांपल ये सीरियल ट्रांसमिशन हो रही है, तो एक बिट के बाद दूसरी बिट आ रही है, फिर तीसरी बिट आ रही है। कितनी फास्टर बिट जो है वो ट्रेवल कर रही है, कम्युनिकेट हो रही है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट इज कॉल्ड बिट रेट। कि कितना जो जो ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, एक बिट फिर दूसरी बिट फिर तीसरी बिट फिर चौथी बिट, कितना फास्ट है। जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमने पढ़ी थी। पल्स कोड मॉड्यूलेशन के अंदर हमने एक बात वहां पर आपको समझाई थी कि जो आपका सीरियल रजिस्टर है, जो पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो ऐसा ना हो कि वो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट हो रहा हो और पीछे से नया सैंपल आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो सिस्टम की ट्रांसमिशन के अंदर एरर्स जनरेट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिट रेट इतना आपने फास्ट कर दिया कि सिंक्रोनाइजेशन लॉस्ट हो गई तो इससे एरर्स जनरेट होंगे। तो जो बिट रेट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि आप सिर्फ इंडिपेंडेंटली बिट रेट को फास्टर नहीं कर सकते, या बिट रेट को इंडिपेंडेंटली फास्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि विदाउट सिंक्रोनाइजेशन अगर उसको आप फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम के अंदर एरर्स जनरेट होना शुरू होंगे, यानी सिस्टम की इटसेल्फ जो सिंक्रोनाइजेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी। बिट रेट से मुराद क्या हुई हमारी, हम दोबारा देख लेते हैं कि जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये बताता है कि कितने रेट से मुराद कि फॉर एग्जांपल आप एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। रेट से मुराद ये होगा कि पर सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। आजकल आप देखते हैं जब आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं, नेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं या ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर रहे होते हैं या यूएसबी से ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो नीचे ही लिखा हुआ आ रहा होता है MBPS, मेगा बिट्स पर सेकेंड। फिर कुछ देर बाद लिखा आता है आपके पास स्लो नेट स्पीड होती है तो KBPS, दिस स्टैंड फॉर व्हाट, किलो बिट्स पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में इतने किलो बाइट
किलोबाइट या किलोबिट्स ट्रांसफर हो रही हैं, 1 सेकंड्स में इतनी मेगाबाइट्स ट्रांसफर हो रही हैं, मेगाबिट। तो ये दैट सजेस्ट कि बिट रेट आपका कितना है, सही है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर बिट फ्रॉम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिट्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, या सेंडर से रिसीवर के एंड पे आपके रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या अचीव हो रहा है। सेकेंड, ये डाटा ट्रांसमिशन का रेट है, जिसको हमने बताया कि एक अमाउंट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो बिट रेट इज कॉमनली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड्स और किलो बिट्स पर सेकंड्स और मेगा बिट्स पर सेकंड, जिसके हमने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप उम्मीद तौर पे आपकी जो नेट से, इंटरनेट से जब कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या यूएसबी से कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं या ब्लूटूथ के थ्रू कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो आपको नीचे एमबीपीएस में, केबीपीएस में स्पीड मेंशन होती है। दैट स्पीड सेल्फ शोज कि कितना फास्टर कम्युनिकेशन आप जो है वो अचीव कर रहे हैं या ट्रांसफर हो रहा है। आमतौर से जो इंटरनेट की स्पीड्स होती हैं वो भी आप इसी तरह से मेंशन करते हैं ना कि 20 एमबीपीएस का आपके पास डाटा लिंक लगा हुआ है, या 10 मेगाबिट्स पर आप जब डाउनलोड की आपके पास कोई स्पीड टेस्ट आप रन करें, आजकल जो पीटीसीएल की वेबसाइट पे पीटीसीएल स्पीड टेस्ट के नाम से वो डेजिग्नेटेड एक स्पीड टेस्ट है। इसके अलावा इंटरनेट में मुतादिद स्पीड टेस्ट के हमारे पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं। जब आप उसमें स्पीड टेस्ट रन करते हैं उसमें लिखा हुआ आता है कि डाउनलोड स्पीड इतने मेगाबिट्स पर सेकंड्स की हमें रिसीव हो रही है, अपलिंक स्पीड जो है या अपलिंक जो डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो इतनी रिसीव हो रही है। तो इस तरह की 200 किलोबिट्स पर सेकंड या 4G में इतना 2 एमबीपीएस पर सेकंड्स की स्पीड्स हमें रिसीव हो रही होती हैं। तो दैट इज ऑल बिट रेट। अच्छा, बॉड रेट थोड़ा डिफरेंट होता है बिट रेट से। बिट तो एक पर्टिकुलर बिट की हम बात करते हैं, 1 की बात कर रहे हैं या 0 की बात कर रहे हैं, लेकिन बॉड रेट बुनियादी तौर पे एक सिंबल्स पर सेकंड की हम बात करते हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल्स हैं ये बिट्स नहीं है, बल्कि जो सिंबल्स होते हैं वो बिट्स से ही मिलके बनते हैं। थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपको तो आप समझें कि फॉर एग्जांपल अब अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वाम सिग्नल की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, या सॉरी हम क्वाम तो खैर बहुत आगे चले जाएगा, क्यूपीएसके की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, तो एक क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग से मुराद क्या हो गई कि हमारे पास एक बिट का सिंबल नहीं है। सिंबल जो है उसमें 4 बिट्स हैं, 5, डिपेंड करता है कि कितने सिंबल्स, कितने एक सिंबल के अंदर कितनी बिट्स मौजूद है। सही है, एक सिंबल के अंदर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बिट्स मौजूद है। यानी अगर 4 बिट पर सिंबल है तो बॉड रेट कितना हुआ 1/4। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास 10, ये बन गया मेरा वन, एक सिंबल बन गया। सही है, ये बन गया मेरा एक सिंबल। तो ये भी पॉसिबल है बाइनरी फेज शिफ्टिंग या जो इस तरह की चीजें होती हैं, हमारे पास एक एक सिंबल। आप जैसे आपने की होगी डिजिटल, उसके अंदर कम्युनिकेशन के जो आप डिजिटल का जो आपने कोर्स पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पढ़ा होगा, उसमें आपने ग्रे कोडिंग की होगी। एक चीज क्या नाम होता है, ग्रे कोडिंग। ग्रे कोडिंग्स में क्या होता है, 1110 एक सिंबल चेंज कर देते हैं ताकि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ जो एरर्स है, परसेंटेज एरर, वो रिड्यूस हो सके। तो एक जो सिंबल है, एक सिंबल के अंदर एक से ज्यादा बिट्स होती हैं। फिलहाल तो आप ये समझें, अगर आपके पास एक सिंबल के अंदर 4 बिट्स हो गई तो आपके पास बॉड रेट क्या हो जाएगा 1/4 का, दैट ऑफ द बिट रेट। एक यानी अगर एक सिंबल ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी आप एक सिंबल पर सेकंड ट्रांसफर करना, फर्क बताना चाह रहा हूं, और एक बिट पर सेकंड ट्रांसफर करना, बिट पर सेकंड ट्रांसफर करना, यानी बीपीएस, यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं, बीपीएस की। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब अगर एक सिंबल पर सेकंड ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरे पास अगर एक सिंबल एक सेकंड ट्रांसफर हो रहा है और एक सिंबल के अंदर 4 बिट्स हैं, तो ऑब्वियसली स्पीकिंग कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर मैं एक बिट पर सेकंड ट्रांसफर करूं या एक सिंबल पर सेकंड ट्रांसफर करूं, दो अलग अलग चीजें हो गई। यानी अगर एक सिंबल पर सेकंड ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं एक साथ 4 बिट्स ट्रांसफर कर रहा हूं। वेरस कंसर्न एक बिट पर सेकंड ट्रांसफर करने का मतलब है कि मैं सिंगल एक ही बिट ट्रांसफर कर रहा हूं एक सेकंड के अंदर। तो ऑब्वियसली स्पीकिंग 4 टाइम्स फास्टर हो गया मेरा सिंबल पर सेकंड एज कंपेयर टू बिट्स पर सेकंड के। सर इसको 1/4 ही क्यों कहा, ये थोड़ा सा। नहीं 1/4 नहीं कहा इसको, एक एग्जाम्पल कोड की है। मैं कोड कर दूं, जरूरी नहीं है कि एक सिंबल के अंदर हमेशा 4 बिट्स हों, 2 बिट्स भी होती हैं। सही है, 2 की पावर n का एग्जाम्पल है इसके अंदर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिंबल के अंदर 4 बिट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बिट रेट है उस बिट रेट से ये 4 गुना, जो उसका रेट 4 गुना फर्क पड़ेगा।
सही है। तो जैसे हमारे स्टूडेंट ने पूछा ये 1/4 ही क्यों है सर हमेशा, बेटा ये 1/4 से मुराद ये नहीं कि 1/4 हमेशा होती है, इट ऑल डिपेंड्स कि एक सिंबल में कितने बिट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एनोटेशन ऑन करूं, अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक है बिट पर सेकंड, एक है बिट पर सेकंड और एक है सिंबल्स पर सेकंड, सही है, सिंबल पर सेकंड। मेरा ये पेन जो है वो सही नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा सिंबल्स पर सेकंड, तो बिट्स पर सेकंड अगर मेरे पास 1 बीपीएस है, सही है, और ये 1 की ये भी है हमारे पास सिंबल पर सेकंड की, तो फास्टर कम्युनिकेशन किसकी हुई, और एक सिंबल में कह रहा हूँ 4 बिट्स हैं, एक बिट में कह रहा हूँ मैं 4 बिट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन किसकी हुई, सिंबल पर सेकंड की। और हाउ मच टाइम जो है वो बॉड रेट फास्टर हुआ, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/4। इतना आपके पास ज्यादा बॉड रेट है एज कंपेयर टू बिट रेट। ये बात क्लियर हुई बेटा? सर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बॉड रेट कम रहेगा बिट रेट से, बॉड रेट जो है इट ऑल देखिए डिपेंड। एक चौथाई का मतलब हो गया, एक चौथाई तो कम हो गया ना। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल एक चौथाई से मुराद क्या हुआ, अगर एक सेकंड है तो एक चौथाई का मतलब क्या होगा, 0.25 सेकंड्स हो गया, तो एक सेकंड ज्यादा है या जी 0.25 सेकंड ज्यादा है? 1 सेकंड ज्यादा है। नहीं, 0.25 सेकंड फास्टर हो गया ना, मतलब कि जी पॉइंट। 0.25 फास्टर है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक चीज को अगर 1 बिट पर सेकंड की स्पीड है और एक है 1 सिंबल्स पर सेकंड की, तो बॉड रेट अगर एक सिंबल एक बॉड एक सिंबल के अंदर 4 बिट्स हैं, तो एक साथ में एक सेकंड में वो 4 बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं एज कंपेयर टू एक टाइम पे एक सेकंड पे एक बिट ट्रांसफर हो। दैट इज द फ्रैक्शन, इट ऑल डिपेंड्स कि एक सिंबल में कितनी बिट्स हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, आगे चलूं बेटा? जी सर, जी सर। अच्छा जी, तो बॉड रेट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि बिट रेट डिवाइड बाय आर, जहां पर आर जो है द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स कैरीड बाय ईच सिग्नल एलिमेंट। जब अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखिएगा कि आर उसको क्या कहते हैं। तो ये अब फॉर एग्जांपल हियर द बिट रेट एंड बॉड रेट आर द सेम एज आर इज 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंबल है और एक सिंबल में एक ही बिट है। मैं अगेन अगर मैं इसको कोट करूं, यहाँ पर आप देखें इस सिंबल में कितनी बिट्स हैं, एक ही बिट है। इट सिंबल में कितनी बिट्स हैं, एक ही बिट है। इस सिंबल में कितनी बिट है, एक ही बिट है। इट सिंबल में एक कितनी बिट्स है, एक ही बिट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉड रेट और बिट रेट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। जब नंबर ऑफ सिंबल्स एक ही बिट के ऊपर है तो बॉड रेट और बिट रेट दोनों चीजें क्या हो गई बेटा, सेम हो गई। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े और हमने देखा क्या कि हमारे पास अब नंबर ऑफ सिंबल्स के अंदर नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो गई, यानी अब यहाँ पर एक सिंबल के अंदर 2 बिट्स हैं, एक सिंबल के अंदर 2 बिट्स हैं, एक सिंबल के अंदर 2 बिट्स हैं। और हम देख रहे थे कि पीसीएम में ये पॉसिबल है। ये जब हमने क्वांटाइजेशन की थी तो हमने क्वांटाइजेशन करते हुए क्या किया था, यहाँ पर हमने ऐसे सिंबल बनाए थे इधर, सही है। तो यहाँ पे जो था वो नंबर ऑफ लेवल्स जो थे वो नंबर क्वांटाइजेशन लेवल्स आ गए थे, और एक जगह फिर हमने क्या किया था, ये इसी चीज को सिंबल्स को ये लेवल्स को हमने फिर वहां पर इंक्रीज कर दिया था। तो उसी जब नंबर्स को लेवल्स को इंक्रीज किया तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल्स जैसे इंक्रीज हुए तो हर लेवल के ऊपर नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो गई। तो हर लेवल पे जो नंबर ऑफ बिट्स हैं दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल सिंबल, यानी यहाँ पर जो बिट्स आएंगी वो एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर जो बिट्स आएंगी वो एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर जो बिट्स आएंगी वो एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो होल्ड करें। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे जो सिंबल है वो 2 बिट्स का है, यहाँ पे सिंबल जो है वो कितने बिट्स का है, 2 बिट का है। यहाँ पे सिंबल कितने बिट्स का है, 2 बिट का है। यहाँ पे सिंबल कितने बिट्स का है, 2 बिट का है। लेकिन जैसे ही हमने नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज किए अब 3 सिंबल्स आ गए, सॉरी 3 बिट्स आ गई। अब एक सिंबल के अंदर कितनी बिट्स हैं आपके सामने, 3 बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं। तो ये 3 बिट क्वांटाइजेशन हो गई। अब यहाँ पर आप चले गए 4 बिट क्वांटाइजेशन के ऊपर, तो अगर 1 बिट क्वांटाइजेशन होती तो एक बिट के अंदर एक ही सिंबल होता, सही है। तो ये है बात जब आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो ये रही बात जो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ बिट्स जो होती है ना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कि एक सिंबल के अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो यहाँ पर आर कितना है, यहाँ पर आर 2 है, यहाँ पर आर कितना है, यहाँ पर आर 1 है। तो बॉड रेट का फॉर्मूला क्या था, बिट रेट हाँ डिवाइडेड बाय आर। अगर एक बिट रेट कितने किलो बिट्स पर सेकंड का बिट रेट है और एक उसके अंदर कितनी सिंबल्स के अंदर कितनी बिट्स हैं, आर, यहाँ पर कितनी हो गई, आर 2 हो गया, यहाँ पे
यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे आर है हमारे पास 1। ये बात क्लियर हुई बेटा? ये बात जी क्लियर सर। हुई? आगे चलें? जी सर। अच्छा जी, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अब हमारे पास देखें, ये एनालॉग एक सिग्नल है, ये थोड़ा आपके पास एग्जांपल है, जरा इसको देखें, हम उसको देखते हैं, फिर आपको समझ में भी आएगा इंशाअल्लाह ताला कि एक हमारे पास एनालॉग सिग्नल है जो कि 4 बिट कैरी कर रहा है एक ईच सिग्नल यूनिट के अंदर, यानी एक सिग्नल यूनिट के अंदर 4 बिट जा रही हैं। इफ 1000 सिग्नल यूनिट्स आर सेंट पर सेकंड, फाइंड द बॉड रेट एंड द बिट रेट। यानी अब कह रहा है कि एक सेकंड के अंदर 1000 सिंबल्स जा रहे हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं, और एक सिग्नल के अंदर 4 बिट्स हैं। तो आपको एक तो पता चल गया ना सिंबल्स के अंदर कितनी बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं। तो सिंपल बात है, 1000 बॉड रेट पर सेकंड, ये बॉड पर सेकंड का हमारे पास एक बॉड रेट आ गया हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक सिंगल यूनिट के अंदर, यानी एक हमारे पास एक सिंबल के अंदर वन सिंबल जो है, वन सिंबल हैज व्हाट 4 bits, वन सिंबल हैज व्हाट गॉट 4 bits। और बॉड रेट यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 1000 सिंगल यूनिट्स के अंदर 1000 सिंगल यूनिट जा रहे हैं एक सेकंड के अंदर। तो बॉड रेट कितना आया हमारे पास, 100 बॉड पर सेकंड, ये हमारा बॉड रेट आ गया। तो बिट रेट कितना हुआ बेटा, फिर 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ऑब्वियसली एक के अंदर एक, ये एक कर दिया है ना हमें 1000, एक के अंदर 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 जब करेंगे तो 4000 बिट्स पर सेकंड हो जाएगा हमारे पास। बात क्लियर हुई यहाँ पर बेटा? जी बेटा हाफिज, आप कुछ कह रहे थे बेटा? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर एक सिंबल या एक सिग्नल में एक बिट होगी तो उस सूरत में बॉड रेट और बिट रेट बराबर होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है बेटा। बसूरत दीगर बिट रेट हमेशा ज्यादा होगा, बॉड रेट कम होगा। नहीं देखो, अब वही बात है ना कि आप अगर एक सेकंड के अंदर कितनी बिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि एक सेकंड में पूरा बॉड सिंबल जा रहा है, ये एक सेकंड में 4000 बिट्स जा रही हैं। अब फॉर एग्जांपल ये दोनों सूरतों में अगर आप देखें, अगर इन दोनों सूरतों को अगर आप निकालें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1000 बॉड्स जा रही हैं, यानी 1000 सिंबल्स जा रहे हैं एक सेकंड के अंदर। वेरस कंसर्न अगर उसको बिट रेट में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन है ये। ओ वैसे जी तो जी, मैं समझ गया। हाँ, ये तो कन्वर्जन किया है हमने बॉड रेट को बिट रेट में। अब उसको ऐसे नहीं जी समझें जी। कि ये ज्यादा है कम है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर बॉड रेट गिवन है तो बिट रेट कितना होगा हमारे पास। जी सर, मैं समझ गया। आगे चलें बेटा। जी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है कि द बिट रेट ऑफ अ सिग्नल इज 3000, यानी यहाँ पर बिट रेट आपको दे दिया कितना, 3000 बिट्स पर सेकंड हो गया, सही है। इफ ईच सिग्नल यूनिट कैरीज 6 बिट्स, व्हाट इज द बॉड रेट? अब आपके पास बिट रेट कितना है आपके पास, इसको हम कर लेते सॉल्व। आपके पास बिट रेट है 3000 का, सही है, और आर कितना है आपके पास 6, आर कितना हो गया 6, तो कितना बिट रेट बॉड रेट निकलेगा यहां से आप निकाल लेंगे। क्लियर है बेटा? ऐसा ही है। जी सर। कितना आया 500 बॉट्स पर सेकेंड। आर की वैल्यू हमें कहां से पता चली, आर की वैल्यू पता चली यहां पर, यहां से कि एक बॉड एक सिंबल के अंदर कितनी बिट्स हैं, जहां एक सिंबल के अंदर कितनी बिट्स हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर। वो हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बिट रेट, बिट रेट, बिट रेट डिवाइडेड बाय आर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर बॉड रेट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर बॉड रेट। तो ये आर की वैल्यू पता चली यहां पर इस तरह से कि एक सिंबल में कितनी बिट्स हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर। बिट रेट हमें यहाँ पर गिवन था 3000 का, वो फॉर्मूले में रिप्लेस किया, तो हमारे पास 500 बॉड्स पर सेकंड का जो है वो, यानी 500 सिंबल्स एक सेकंड में जाएंगे, जो कि इक्वल होंगे 3000 बिट्स पर सिंबल, बिट्स पर सेकंड के। क्लियर है बात? जी सर। अच्छा जी, अब सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है? ऑब्वियसली सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो डिपेंड करेगी कि ट्रांसमिशन जो है वो कितने बिट्स पर सेकंड की है या सिंबल्स पर सेकंड की है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर हाउ मेनी सिंबल्स या बिट्स वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम द सेंडिंग एंड, फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीविंग एंड। दूसरा टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इस पे डिपेंडेंट है। हमने देखा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, और खास तौर से जब हम एंगल मॉड्यूलेशन कर रहे थे, एंगल मॉड्यूलेशन की 2 टाइप्स थी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो खास तौर से जब हमने उस वहां पर रिव्यू किया
तो हमें पता चला कि बहुत सारे मुतअद्दिद साइड बैंड्स बनते हैं जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नहीं बन रहे होते। तो फॉर दैट मैटर्स हमें एम्पलीट्यूड एंगल मॉड्यूलेशन में एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ज्यादा बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। तो बैंडविड्थ से हमें यही समझ में आया कि बैंडविड्थ एक ऐसे क्या कहना चाहिए परमिशन, एक ऐसे परमिट का नाम है कि जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है उस पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो वो ट्रांसमिट उस रास्ते से जैसे आपके पास एक सड़क है, एक सड़क की एक मखसूस रेंज होती है कि इसमें इससे ज्यादा ट्रैफिक अगर गुजरेगा तो कंजेशन हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास चैनल के अंदर भी कंजेशन हो जाती है जब उसमें नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करते हैं या उसमें आप ट्रांसमिशन के वक्त जो है वो सिग्नल्स की जो है फ्रिक्वेंसीज को चेंज करते हैं या उसकी मॉड्यूलेशन टाइप को चेंज करते हैं, तो वहां से हमारे पास सिग्नल की बैंडविड्थ की ऑक्यूपेंसी या उसकी इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। ट्रांसमीटर एंड से हमें देखना पड़ता है कि ट्रांसमीटर किस नौयत का सिग्नल, नौयत से मुराद क्या है हमारी कि मॉड्यूलेशन टाइप क्या यूज कर रहे हैं वो, फ्रीक्वेंसी बैंड कौन सा यूज कर रहे हैं वो, सिग्नल के अंदर कितने बिट्स हैं, कितने बॉड रेट के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, बिट रेट पर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये दैट इज कॉल्ड सिग्नल बैंडविड्थ, ट्रांसमिटर सिग्नल। इसी तरह से जिसकी मैंने अभी बात की वो कहलाती है चैनल बैंडविड्थ। सही है, एक तो सिग्नल की बैंडविड्थ हो गई कि सिग्नल जिसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी इटसेल्फ खुद की बैंडविड्थ क्या। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं कहूं मेरे पास एक एफएम सिग्नल है, मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, ये मेरे पास एक एफएम सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं कि सेंटर फ्रीक्वेंसी उसकी आ रही है फॉर एग्जांपल ये आ रही है 200 किलोहर्ट्ज के ऊपर, ये उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है। टू गलत तरीके से लिख दिया बाय मिस्टेक, ये मैंने गलत तरीके से, हाँ आपसे ये मेरे पास आ रही है 200, अच्छा ये किलो हर्ट्ज है, ये जो रेंज है ना ये के की है, किलो हर्ट्ज की है, तो मैं इस पे हर्ट्ज बता दिया। तो ये 200 किलो हर्ट्ज की है। एक अपर साइड बैंड यहाँ पर आ गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करूँ, लोअर साइड बैंड यहाँ पर आ गया। और आपको पता है कि अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड के दरमियान जो फर्क होता है वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का होता है, यानी ये जो फर्क है ये एफएम, जितनी आपके पास मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी उतने का फर्क होगा। तो यहाँ पर ये अपर साइड बैंड आ गया, ये लोअर साइड बैंड आ गया, तो इस सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो ये बन जाएगी पूरी, दिस इज सिग्नल्स बैंडविड्थ। यानी आप अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी से लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो आपको सिग्नल की बैंडविड्थ मिल जाएगी। अब अगर इस सिग्नल को, यानी ये समझ लें ये आपकी एक व्हीकल बन गई, एक गाड़ी बन गई, अब इस गाड़ी को एक रास्ते से गुजरना है, दैट रास्ता जो कि आपको सेंटर से रिसीवर तक लेके जा रहा है, एक रास्ता है, वो रास्ता आपका वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, यानी तार भी हो सकती है, जैसे ईथरनेट केबल है आपके पास, तो एक वायर्ड मीडियम भी एक चैनल हो सकता है, वायरलेस मीडियम भी यानी एयर जैसे है वो भी एक चैनल हो सकता है। तो हमारे पास अब वो उस रास्ते से सिग्नल को गुजरना है, तो जब उस रास्ते से सिग्नल गुजरना है तो सिग्नल को उस रास्ते के अंदर एक जगह ऑक्यूपाई करनी है, तो वो जगह डिपेंड करता है कि सिग्नल की अपनी बैंडविड्थ क्या है और चैनल की बैंडविड्थ क्या है। ऑब्वियसली अगर चैनल बैंडविड्थ कम होगी सिग्नल की बैंडविड्थ से तो कंजेशन आएगा चैनल के ऊपर या ट्रांसमिशन में एरर्स आएंगे। तो चैनल बैंडविड्थ से मुराद क्या हुई कि जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम द सेंडर एंड टू द रिसीविंग एंड, और ऐसी कम्युनिकेशन करें जिसमें जिस चैनल में अटेन्युएशन ना हो। अब एक चैनल है उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, मैं एक कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से मुराद क्या है कि मेरे पास एक एंटीना लगा हुआ है सेंडिंग एंड पे, एक एंटीना लगा हुआ है रिसीविंग एंड पे, यानी फॉर एग्जांपल इस तरह की कम्युनिकेशन है, ये सेंडिंग एंड का एंटीना है और ये रिसीविंग एंड का एंटीना है, ये रिसीविंग यानी ये ट्रांसमीटर है, सही है, और ये रिसीवर है, ये रिसीवर है, और इसकी लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। इसकी कौन सी कम्युनिकेशन है बेटा? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। लाइन ऑफ साइट से मुराद ये है कि ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के सामने होंगे, ये अभी बनाते वक्त तो ऊपर नीचे हो गए लेकिन फिजिकली एक दूसरे के सामने होंगे। अगर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है तो हमारे पास अगर बीच में कोई रिफ्लेक्टिव मीडियम या बिल्डिंग आ गई यहाँ पे, यहाँ कोई बिल्डिंग आ गई यहाँ पे, इधर कोई बिल्डिंग आ गई यहाँ पे, तो इससे रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फिजिकल एक लिंक बना हुआ था एयर के ऊपर जो कि लाइन ऑफ साइट लिंक था उसमें बीच में डिस्ट्रॉशन आ गई, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट लॉस आएगा एनर्जी का, सिग्नल डिके करेगा, सिग्नल अटेनुएट करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकली एंटीनास को हाइट को रेज करना पड़ेगा ताकि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो सके। इसी तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की बैंड्स हैं, हमारे पास एफएम बैंड है, एएम बैंड है, मोबाइल फोन्स की कम्युनिकेशंस के बैंड है। तो हर बैंडविड्थ के अंदर अपनी एक नॉइज होती है, तो मिनिमम नॉइज हो,
ज्यादा सिग्निफिकेंट लॉस ना हो, ये चैनल बैंडविड्थ के इश्यूज हैं। बात क्लियर है बेटा यहां तक? जी सर। आगे चलें। जी सर। अब आ गया हमारे पास चैनल कैपेसिटी और मैक्सिमम डाटा रेट। अब हनी हम बात कर रहे हैं कि एक चैनल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे हम कैलकुलेट करें, या किस तरह से हम कैसा कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम डाटा रेट उस पर्टिकुलर चैनल के अंदर कितना ट्रांसफर हो सकता है ऑन अ गिवन कम्युनिकेशन लिंक। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू B log 2M, वेर C जो है हमारे पास, C जो चैनल कैपेसिटी है, सही है, C क्या है हमारे पास, चैनल कैपेसिटी। ये जो B है मैक्सिमम बैंडविड्थ जो कि उस चैनल से अलाउड है। जैसे आपके पास एक रोड है ना, तो एक रोड की मैक्सिमम चौड़ाई कितनी है, इसी तरह से एक चैनल की मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी है जो कि वो अलाउ करता है उससे पास होने के लिए। तो B इज दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम बैंडविड्थ। और जो M है, M इज द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नलिंग वैल्यूज, या इसको कह ले सिंबल्स कह लें, M कह ले सिंबल्स कह लें, जिसकी जो बेस 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखें इसका तो वो ज्यादा बात क्लियर होगी। इस log 2 इसलिए लिया गया है, log 2 इसलिए लिया गया क्योंकि हमने बाइनरी के रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं, सही है, पहली बात तो इसलिए log 2 कैलकुलेट करना है। और m जो है बुनियादी तौर पे नंबर ऑफ सिंबल्स आप कह लें उसको, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नलिंग वैल्यूज है, और सिंबल्स इसको आप कह लें। तो एक तीन चीजें इसके अंदर मालूम करनी है हमें। सी तो हमने मालूम करना है जिसको हम चैनल कैपेसिटी कहते हैं। बी का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम बैंडविड्थ क्या है उस चैनल की। जैसे एक सड़क होती है, एक सड़क की मैक्सिमम चौड़ाई होती है, उससे ज्यादा उसमें एक टाइम पे गिवन टाइम के ऊपर उतनी उससे ज्यादा व्हीकल्स क्रॉस नहीं कर सकती साइमल्टेनियसली एक साथ, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। और फिर m है यहाँ पे log 2 के साथ, m है बुनियादी तौर पे नंबर ऑफ सिंबल्स या डिफरेंट सिग्नलिंग वैल्यूज। तो कैलकुलेट, अच्छा ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया, कैलकुलेट द चैनल कैपेसिटी ऑफ अ नॉइजलेस 3 किलोहर्ट्ज चैनल इफ बाइनरी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर इट। सही है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी कैलकुलेट करनी है, बी इसमें 3 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है, एम इसमें हमारे पास 2 दिया हुआ है। सिंपल इसको फॉर्मूले में डालेंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 किलो बिट्स पर सेकंड की चैनल कैपेसिटी है। यानी इससे ज्यादा की चैनल कैपेसिटी नहीं है। अगर हम फॉर एग्जांपल ट्रांसमिटिंग एंड से 8 किलो बिट्स पर सेकंड की ट्रांसमिशन रेट को अचीव करें और उसको ट्रेंड कर देंगे इस चैनल के ऊपर, तो उसमें हमारे पास फिर एरर्स जनरेट होंगे। यानी चैनल जो है वो इफेक्टिवली और एररलेस ट्रांसमिशन, चैनल से हमें नॉइज आना शुरू हो जाएगी। इवन दो ट्रांसमिटिंग एंड से कोई नॉइज नहीं आ रही, लेकिन चैनल के अंदर आकर सिस्टम जो हमारा ट्रांसमिशन है वो एरर प्रोन हो जाएगा, उसमें एरर इंड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद शैनन कैपेसिटी थ्योरम है हमारे पास जो कि रिलेट करता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो से। बाकी चीजें तो आपने देखा बी log 2 वो सेम है, लेकिन एक सिग्नल टू नॉइज रेशियो है जो कि शैनल का कैपेसिटी चैनल थ्योरम के अंदर सिग्नल टू नॉइज रेशियो कई चीजें ऐड हो गई। क्योंकि जो अभी हमने जो कैपेसिटी थ्योरम पढ़ा इसमें तो हमने कहीं पर भी, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एम आ रहा है, यानी ये हम बात कर रहे हैं किसकी, जो कि एक आइडियल चैनल है, जो कि एक नॉइजलेस चैनल है, जो कि एक नॉइजलेस चैनल है, एक नॉइजलेस चैनल की हमने बात की। लेकिन अब हमेशा हमारा वायरलेस चैनल तो नॉइजलेस नहीं होता, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, दूसरे फॉर्मूले की, जो कि हमें सिग्नल, यानी हमें ये तो पता चले कि सिग्नल और सिग्नल की एनर्जी और नॉइज एनर्जी में क्या फर्क है। जाहिर सी बात है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी हमारे पास सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि नॉइज आपके पास डिनोमिनेटर में नॉइज की एनर्जी आ रही है, न्यूमरेटर में सिग्नल की एनर्जी आ रही है। तो हमारा काम बीइंग इंजीनियर क्या है कि सिग्नल की एनर्जी को रेज करना। अगर सिग्नल की एनर्जी को हम रेज नहीं कर सकते तो नॉइज कम से कम हो। अब नॉइज भी एक रैंडम प्रोसेस है, तो एटलीस्ट वो चैनल सेलेक्ट करें जिसमें नॉइज जो है वो कम से कम इफेक्ट कर रही हो, ताकि हमारा सिग्नल प्रॉपरली सेंडर से रिसीविंग एंड पे हो जाए ट्रांसमिट। उसके लिए हमें चैनल कैपेसिटी थ्योरम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो शामिल होता है। तो अगर हमारे पास एक चैनल है, उसकी कैपेसिटी है 3 किलोहर्ट्ज की, उसकी कैपेसिटी कितनी है 3 किलोहर्ट्ज की, विद अ सिग्नल टू नॉइज रेशियो 1000, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब इसमें हम जब फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास जो है वो बैंडविड्थ पता चली गई थी हमें 3000 की थी, एसएनआर हमें दे दिया 1000। ये तो हमने बात निकाली कि अब देखो 30 किलो बिट्स पर सेकंड की हमारे पास
जो है वो चैनल की कैपेसिटी है, गिवन दैट सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारे पास 1000 का है। दिस सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टेलीकम्युनिकेशन और इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। जब हम आगे आगे भी जाएंगे तो और या जो हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में ट्रांसमिशन रेट्स देखते हैं, तो दैट इज बीन सब्जेक्टेड टू सिग्नल टू नॉइज रेशियो या बिट एरर रेट, बर जिसको कहते हैं। और बिट एरर रेट का सिग्नल टू नॉइज रेशियो के साथ बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये दो चीजें, जिसको हम अगले कुछ इसमें कंक्लूड भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक और न्यूमेरिकल आया, कैलकुलेट द मैक्सिमम बॉड रेट ऑफ अ चैनल विद बैंडविड्थ ऑफ 5 किलोहर्ट्ज। अब मैक्सिमम बॉड रेट कैलकुलेट करनी है एक चैनल की जिसके अंदर बैंडविड्थ कितनी है, 5 किलोहर्ट्ज की है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है हमारे पास 300 का है। अच्छा, अगेन सिग्नल टू नॉइज एक रेशियो है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं अटैच्ड होगा, कोई यूनिट नहीं लगेगा कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो हर्ट्ज में होता है, बिट पर सेकंड में होता है, ऐसा नहीं होता। सिग्नल टू नॉइज एक रेशियो है, यानी सिग्नल एनर्जी का रेशियो नॉइज एनर्जी के साथ। अगर ऑब्वियसली सिग्नल एनर्जी हमारे पास न्यूमरेटर में है, नॉइज एनर्जी हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो हमें अब कॉन्सेप्चुअली क्या करना है कि न्यूमरेटर की वैल्यू हाई हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू लो हो, तो हमारे पास एस एन आर कहलाता है। ये आमतौर से एस एन आर, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज कॉल्ड एस एन आर, ये कहलाता है एस एन आर। तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो, ताकि हमारे पास जितनी वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारे पास सिग्नल की एनर्जी ज्यादा होगी और न्यूमरेटर की वैल्यू, सॉरी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी। अब हमारे पास जो है वो इसमें क्या है, बॉड रेट कैलकुलेट करना है, चैनल कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, बी और एसएनआर दी है। तो हम पहले चैनल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट से बात कर लेंगे। चैनल कैपेसिटी कितनी आई हमारे पास चैनल थ्योरम के हिसाब से 41150 बिट पर सेकंड। और बॉड रेट का फॉर्मूला क्या है, चैनल कैपेसिटी डिवाइड बाय आर। आर क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ 8 बिट्स कैरी करता है एक सिग्नल यूनिट, तो हमने आर से डिवाइड किया तो हमें बॉड रेट पता चल गया 5144। यानी इस चैनल कैपेसिटी के साथ, होल्ड ऑन अ सेकंड मैं इसको ऑन करूं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस चैनल कैपेसिटी के साथ 41150 की चैनल कैपेसिटी के साथ दिस इज द मैक्सिमम बॉड रेट दैट वी कैन अचीव व्हिच इज ऑफ 5144। अब मैं बोलूं उसको बिट रेट पे कन्वर्ट कर दें, तो एक उसमें 8 है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बिट रेट भी आ जाएगा।